चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास 10th की साइंस है ये, ठीक है ना। हम तुम कर रहे हैं भौतिक विज्ञान वाला पार्ट। 3 पार्ट होते हैं, भौतिक विज्ञान और क्या कहते हैं रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान। तो उसमें से हम भौतिक विज्ञान वाला पार्ट कर रहे हैं। अपनी एनसीईआरटी में ये चैप्टर 10वां है, उसका नाम है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। उसको हमने 1-2 पार्ट में देख लिया। ये पार्ट नंबर 3 है मेरे ख्याल से। चलो लिखता हूँ मैं, पार्ट नंबर 3 है ये, ठीक है। हमने इससे पहले वाले पार्ट में देखा था गोलीय दर्पणों से संबंधित परिभाषाएं। तो उसमें हमने देख लिया था क्या ध्रुव क्या होता है ना, वक्रता केंद्र क्या होता है, वक्रता त्रिज्या क्या होता है, ठीक है ना। अब इसके बाद हम देखें मुख्य फोकस। तो हेडिंग कल वाली लिखेंगे बिल्कुल, दर्पणों से संबंधित परिभाषाएं। दर्पणों से संबंधित परिभाषाएं, ठीक है। उसमें हमने 3-4 हेडिंग देख ली थी मेरे ख्याल, आप अपनी नोट्स में मिलाना। 4 हेडिंग हो गई है मेरे ख्याल से, या 5 हो गई होंगी, ठीक है। उसकी अगली हेडिंग लिखनी है आपको मुख्य फोकस। क्या लिखना है? मुख्य फोकस। अब मुझे ध्यान नहीं रहा है 4 हो गई 5 हो गई, इसलिए मैं पहली डाल दे रहा हूँ आज, ठीक है। तो मुख्य फोकस देखो, समझो, अब ध्यान से समझना इसे। देखो मैं दर्पण बनाऊंगा, पहचान के बताओ कौन सा दर्पण है ये, पहचानो। ये देखो, ये अवतल दर्पण है। क्यों है अवतल दर्पण? क्योंकि इसका परावर्तक पृष्ठ है वो दबा हुआ है, और कालिक है जो पॉलिश है वो उभरे हुए भाग पर है। तो ये कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है। ये अवतल दर्पण है, ठीक है। इसे देखो, ये पहचानो इसे। ये देखो इधर मैंने पॉलिश किया है अंदर। बताओ पहचानो कौन सा दर्पण है ये उत्तल दर्पण है। क्यों? क्योंकि इसका परावर्तक पृष्ठ है वो उभरे हुए भाग की ओर है, और पॉलिश है वो दबे हुए भाग की ओर है। तो इसलिए इसे क्या कहेंगे? उत्तल दर्पण कहेंगे, ठीक है। उत्तल दर्पण कहेंगे, ठीक। अब देखो हमने ये भी बता दिया था कि इसका मध्य बिंदु ध्रुव होता है, इसका मध्य बिंदु ध्रुव भी होता है, ऐसे इसका भी बता दिया था, ठीक है ना। और यहाँ पे हमने केंद्र भी बता दिया था, वक्रता केंद्र यहाँ होता है, इसका भी वक्रता केंद्र बताया था, इधर होता है यहाँ पे कहीं, है ना। और इसको मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है, ये भी बताया था। इसको मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है, इसको भी मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष कहलाती है, इस तरह से, ठीक है ना। ऐसे मुख्य अक्ष कहलाती है। इतना हमने पढ़ लिया। इसको वक्रता केंद्र को सी से डिनोट करते हैं, और ये इसको भी सी से डिनोट करेंगे, ऐसे, है ना, दोनों में। और यहाँ से और ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाती है, ये भी हमने इससे पहले पढ़ लिया था। और ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी त्रिज्या कहलाती, वक्रता त्रिज्या कहलाती, ये भी पढ़ लिया था। अब इसके आगे पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। अब नाम मुख्य फोकस। देखो मुख्य फोकस क्या है? मुख्य फोकस है मुख्य अक्ष, ये मुख्य अक्ष सीपी, इसके समांतर चलने वाली प्रकाश किरण इस तरह से जा रही है, तो इससे देखो टकराएगी। अब पार तो निकल नहीं पाएगी क्योंकि उधर पॉलिश हो रही है, तो वापस आएगी, है ना। तो जिस बिंदु से होकर जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण जिस बिंदु से होकर जाती है, इस तरह से ऐसे वापस जाएगी ना। इधर से भी देखो बनाऊं मैं, इधर से चलो बनाऊं, नीचे से देखो ऐसे टकराएगी ये, है ना। तो अब परावर्तन होगा। परावर्तन के बाद जिस बिंदु से होकर जा रही है, ये जिस बिंदु से होकर इस तरह से जा रही है ना। तो ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, ये मुख्य फोकस है। ये कौन सा है? ये मुख्य फोकस है। यानी हम परिभाषा क्या लिखेंगे? मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती है, किसमें? अवतल दर्पण में। जिस बिंदु से होकर जाती है वास्तव में अवतल दर्पण में, ठीक है ना, वो अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। और देखो जिस बिंदु से आती प्रतीत होती है, जिस बिंदु से आती प्रतीत होती है उत्तल दर्पण में, वो उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। कैसे? देखो अगर इस तरह से प्रकाश किरण जा रही है ऐसे करके, तो पार तो जा नहीं पाएगी क्योंकि उधर पॉलिश है, वापस जाएगी। तो इसमें इस तरह से वापस जाएगी, देखो ऐसे परावर्तन होगा। तो परावर्तन होगा तो ये तो मुख्य फोकस पे पहुंची नहीं है ना। तो इसको हम आभासी रूप से, काल्पनिक रूप से डॉट 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 इस तरह से मिलाएंगे, ऐसे देखो, ऐसे, है ना। तो इससे जो आती प्रतीत हो रही है, जिस बिंदु से आती प्रतीत होती है, जिस बिंदु से, थोड़ा अच्छा बनाओ इसे मैं, देखो अब अच्छा लग रहा है। जिस बिंदु से आती प्रतीत होती है वो उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। किसका कहलाता है? उत्तल दर्पण। देखो इधर नीचे से बनाओ,
इसका परावर्तन है वो इस तरह से हो जाएगा, इस तरह से ऐसे करके हो जाएगा, ठीक है ना, ऐसे चला जाएगा। तो इसको हम ऐसे मिलाएंगे इधर डॉट 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 डॉट, इस तरह से देखो ये इसका मुख्य फोकस है, ठीक है ना। अरे सॉरी कहाँ मिला दिया है, इस तरह से मिलाएंगे, ये इसका क्या है, मुख्य फोकस है, ठीक है ना। दोबारा समझो, अच्छे समझो इसे। क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर आती है, वास्तव में आती है, अवतल दर्पण, वो अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। और जिस बिंदु से आती प्रतीत होती है, केवल प्रतीत हो रही है, वो उत्तल दर्पण में, ठीक है ना, ये उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। इसे कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं, कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं। तो चलो परिभाषा लिखते हैं। मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण जिस परावर्तन के पश्चात, प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर गुजरती है, किस में गुजरेगी ये भाई, ये गुजरेगी अवतल दर्पण में। तो कोष्ठक में लिख लेंगे अवतल दर्पण में, अवतल, ध्यान रहेगा हमें किस में गुजरती है ना, अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में, ठीक है ना। या फिर या जिस बिंदु से आती प्रतीत होती है, अथवा जिस बिंदु से आती प्रतीत होती है ना, अथवा जिस बिंदु से आती प्रतीत होती है, किसमें, कौन सा दर्पण होगा, वो होगा उत्तल दर्पण, प्रतीत होती उत्तल दर्पण में, उत्तल दर्पण। दोनों परिभाषाएं देखो एक ही में लिख गई, ध्यान से समझो। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से गुजरती है वास्तव में, वो अवतल दर्पण में, वो अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। और जिस बिंदु से आती प्रतीत होती है उत्तल दर्पण, वो उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है, ठीक है, दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है, दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। सही है ना, ये परिभाषा है इसकी, ठीक है। मुख्य फोकस समझ में आ गया। अब आगे देखेंगे फोकस दूरी, दर्पण की फोकस दूरी, ठीक है। आप इसे मेरे साथ साथ लिखते जाया करो, फेयर कॉपी बनाओ, अच्छे से नोट्स बनाओ, उसमें लिखते जाया करो साथ साथ, ठीक है ना। चलो अगली हेडिंग देखेंगे। चलो देखो दूसरा नंबर है फोकस दूरी, फोकस दूरी, फोकस दूरी, ठीक है ना। देखो फोकस दूरी क्या है, मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच की दूरी क्या कहलाती है, दर्पण की फोकस दूरी कहलाती है। ध्रुव है, ये ध्रुव है और ये मुख्य फोकस है, इसके बीच की दूरी क्या कहलाती है, फोकस दूरी कहलाती है। इसे स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं, है ना। यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या कहलाएगी, फोकस दूरी कहलाएगी। छोटी एफ, यहाँ से ध्रुव से और मुख्य फोकस के बीच की दूरी क्या कहलाएगी, फोकस दूरी क्या कहते हैं, स्मॉल एफ, ठीक है ना। जैसे लिखेंगे, इसकी परिभाषा बहुत सरल है, ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी दर्पण की फोकस दूरी कहलाती है। ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी,
दूरी दर्पण की फोकस दूरी कहलाती है। ठीक है ना। इसे स्मॉल एफ एफ से प्रदर्शित करते हैं, एफ से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है ना, ये समझ में आ गई। देखो मैंने बना भी दिया, यहाँ पे एफ है जी, है ना। ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी क्या कहलाती है? फोकस दूरी कहलाती है। इसे स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। चलो ये देखो लगभग परिभाषाएं तो खत्म हो गई। अब दो चार बातें मैं और बताऊं इसमें, क्योंकि अब इसके बाद अगले पार्ट में हम कुछ और एडिंग देखें, दूसरा टॉपिक देखें। ठीक है। देखो इसमें ऐसा होता है कि दर्पण का द्वारक कभी कभी पूछ लेता है। दर्पण का द्वारक क्या होता है? ये जो परावर्तक पृष्ठ है, इतना परावर्तक पृष्ठ, ये दर्पण का द्वारक है। इसे M1 M2 से डिनोट कर देते हैं। ये दर्पण का द्वार, इसमें देखो ये परावर्तक पृष्ठ है, ये परावर्तक पृष्ठ है M1 M2, ये इसका द्वारक है, इसे द्वारक कह देते हैं। ये इतना इसका क्या है? द्वारक है, द्वार हो इतना। ठीक है ना, द्वारक इतना। और देखो दूसरी बात ये है कि इसमें कभी कभी तल पूछ लेता है। ऐसा समझो जो फोकस है, यहाँ पे अगर कोई पर्दा लगा दूं मैं, उसे दर्पण का तल कहें, इसे तल कहेंगे ऐसे करके। ऐसे में पर्दा टांग दो तो इसको क्या कहेंगे? तल कहेंगे। कभी कभी तल भी पूछ लेता है ऐसे करके। तो ये छोटी छोटी बातें आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना। अब देखो एक छोटी सी हेडिंग और करा दूं मैं इसमें, एक छोटी सी हेडिंग है। हेडिंग लिखो, मोस्ट इंपोर्टेंट हेडिंग है ये, स्टार बना के लिखो। क्या कहते हैं? फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध, है ना। फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध। ध्यान से समझना इसको। देखो क्या है? ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाती है। यहां तक की दूरी है ये वक्रता त्रिज्या r कहलाती है। देखो यहां से यहां तक। ठीक है। और यहां भी देखो ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी क्या कहलाती है? वक्रता त्रिज्या कहलाती है। ठीक है ना, r कहलाती है। और ध्रुव से मुख्य फोकस के बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। देखो आप वैसे भी देख पा रहे हैं, जो आधी दूरी है फोकस दूरी की दूरी है, फोकस दूरी है, बाद दूनी दूरी त्रिज्या है। यहाँ भी देखो फोकस दूरी उससे दूनी त्रिज्या है। तो यानी फोकस दूरी, दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी के बराबर होती है, आधे के बराबर होती है। ये जो फोकस दूरी है एफ है, वो वक्रता त्रिज्या के आधे के बराबर होती है। दूसरी तरह से ऐसे कह सकते हैं, वक्रता त्रिज्या दर्पण के फोकस दूरी के दूनी के बराबर होती है। वक्रता त्रिज्या या करके लिख सकते हो r बराबर 2f। ऑप्शन में क्वेश्चन यहाँ से 100% बन जाता है, इसमें से कई बार आया है। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या में संबंध बताओ, तो कभी ऐसे लिख के दे देता है, कभी ऐसे लिख के दे देता है। इसको कहेंगे फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी के बराबर होती है, या फिर वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी दूनी के बराबर होती है। बात तो एक ही है। ठीक है ना। तो ये संबंध है इसमें। इन फॉर्मूले को सजो के रखो, इससे सवाल भी होंगे। ठीक है। लाओ मैं लिख दे रहा हूँ परिभाषा। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या के आधे के बराबर होती है, आधे के बराबर होती है। यानी फोकस दूरी है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। अगर वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर होगी तो फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर होगी। अगर वक्रता त्रिज्या 18 सेंटीमीटर है तो फोकस दूरी 9 सेंटीमीटर होगी। ठीक है। अगर फोकस दूरी 6 सेंटीमीटर है तो वक्रता त्रिज्या 6 दूरी 12 सेंटीमीटर होगी। ऐसा भी होगा। ठीक है ना। आगे बात समझ में। तो आज इस वाले वीडियो में यहाँ तक देखेंगे हम इसे। ठीक है ना। अब ये टॉपिक दर्पणों संबंध परिभाषाएं खत्म हो गया। इसके बाद हम समझेंगे प्रतिबिंब का बनना, प्रतिबिंब बनने के नियम। ठीक है ना। और एक दो बात और कहनी है, किसी ज़रूरतमंद को ये वीडियो आप शेयर कर सकते हैं। शेयर करिए, किसी को ज़रूरत होगी तो देख सकता है, उसका भला हो सकता है। ठीक है ना। और दूसरी बात क्या है? दूसरी बात ये है कि अगर किसी को समस्या है, कोई पॉइंट छूट गया है, समझ में नहीं आया है, दोबारा समझना चाहता है, तो वो कमेंट बॉक्स में बता सकता है कौन सा पॉइंट उसको समझना है। तो अगली वीडियो में उसको समझा दूंगा। ठीक है ना। तो आप अपनी समस्या रखा करें, कमेंट बॉक्स में लिख दिया करें, तो वो समस्या आपकी हल होगी अगली वीडियो में। ठीक है ना।
चलो यहीं ख़त्म करते हैं इसे।